तो स्वागत है आप सभी बच्चों का। पढ़ो और पढ़ाओ। ज्ञान लेने और ज्ञान देने से ज्ञान खुद का और समाज का भी बढ़ता है। तो जैसा कि आज हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा राजनीतिक गंदी राजनीतिक बोला जाता है, तो वैसे ही गंदी राजनीतिक होती है। क्योंकि आदमी के पास नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज हम जो टॉपिक चूज़ कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू के नज़र से बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका जो शुरू से स्थापना कब हुआ, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए, ये सब हम लोग देखेंगे। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मतलब लिए ये बहुत ज़रूरी है, जिस एग्ज़ाम में मतलब जीएस वगैरह हो। तो ये हम लोग आज जानेंगे इसके बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो शुरू में पहला ऐसा हुआ कि एक ह्यूम मतलब एक ह्यूम नाम का स्कॉटलैंड का रहने वाला आदमी, जो कि एक पेशे से पक्षी वैज्ञानिक था, वहाँ से वो रिटायर हो गया था। और वो उसकी नेचर ऐसी थी कि वो भारत के लोगों से बहुत प्रेम करता था और भारतीयों को आज़ाद कराना चाहता था। वह ये नहीं चाहता था कि जो ब्रिटिश शासन कर रहे हैं ये मतलब शासन करे, ये लोगों की खुद की मतलब भारत भी एक आज़ाद देश का है, इसके लिए ये बहुत मतलब चाहता था, मतलब अंदर आत्मा से अपना। तो वो क्या किया, 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में एक पत्र लिखा। किसको? तो विश्वविद्यालय में पत्र लिखा स्टूडेंट को, कि वहाँ पे लिखा कि आप लोग छोटे छोटे मतलब जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग एक दो जिसको होती है वही करता है। तो इससे इससे मतलब एक उससे बेटर है कि आप लोग एक संगठन बना लीजिए, ठीक है। उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि संगठन आप लोग बना लीजिए। फिर 1884 में क्या हुआ, वह शिमला में रहने के लिए आ गया और यहीं पे घर वोर बनवा के यहाँ पे रह लिया, ठीक है। और उसने इंडियन नेशनल यूनियन बनाया। 25 दिसंबर 1885 को वो घोषणा करता है एक, कि सभी लोग 28 दिसंबर 1885 को कलकत्ता के गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय में एकत्रित होंगे। वहाँ पे मीटिंग वगैरह होगा, ठीक है। 25 दिसंबर को रमेश चंद्र बनर्जी ने एयू ह्यूम से कहकर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलने के लिए कहा, और उनको कहा कि इसका नाम बदलकर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस करवा दीजिए। और वो मान भी गए। इसके लिए नाम चेंज करना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। मेन तो संघ बनाने थे, सबको एकत्रित करने के लिए था, मतलब कि एक साथ लड़ पाए। तो फिर 28 दिसंबर 1885 की बैठक पुणे में होने वाली थी, ठीक है। लेकिन पुणे में जो कि हैजा बीमारी, तब मतलब जैसे आज 2020 में अभी जैसे कोरोना आया ना, तब मतलब उस समय में हैजा मतलब बीमारी आ गया था, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गया था, ये महामारी आ गया था। तो इसके लिए वहाँ से कैंसिल करके इसको कहाँ पे आयोजित किया गया, तो इसको मुंबई में आयोजित किया गया। और उसी दिन 18 दिसंबर 1885 को मतलब इंडियन नेशनल के रूप में ही स्थापित कर दिया गया, ठीक है। तो पहले ये इंडियन नेशनल यूनियन था। इंडियन नेशनल यूनियन, उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने कराया, तो रमेश चंद्र बनर्जी के कहने पे एयू ह्यूम ने इसको स्थापित कर दिया। और जब ये 28 दिसंबर 1885 को स्थापित हुआ था, तब के वहाँ के वायसराय जो थे, उनका नाम बहुत बार पूछ लेता है एग्जाम में, तो उनका नाम पे ज़रा गौर फरमाइएगा। उनका नाम था लॉर्ड डफरिन, ठीक है। और तब के सचिव, जिसे सेक्रेटरी कहते हैं, वे कौन थे, लॉर्ड क्रॉस। और सेकेंड महासचिव जो थे वो थे डीवी वाचा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और इंडियन नेशनल के संस्थापक कौन थे, तो इंडियन नेशनल के संस्थापक एयू ह्यूम थे। और अध्यक्ष किनको बना दिया गया, तो रमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। क्यों बनाया, क्योंकि ए ह्यूम स्कॉटलैंड के, वो खुद ही के बाहर थे, तो इन पे ज़्यादा आदमी भरोसा नहीं करेगा, मतलब इसीलिए ये अध्यक्ष खुद नहीं बने। अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी को बनाए और महासचिव एयू ह्यूम ही रहे, ठीक है। 1885 से 1907 तक महासचिव इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन रहे, तो एयू ह्यूम। चलिए अब चलते हैं हम अपने अधिवेशन में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है, मैं यहाँ पे वही करवाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा
आप लोगों को पढ़ के उतना फ़ायदा नहीं है जितना मतलब मैंने जो जो इम्पोर्टेंट वो सिलेक्ट करके रखे, तो वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, तो पहला जो वर्ग अधिवेशन हुआ वो तो मैंने अभी बता दिया, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जिस दिन इसका नाम भी मतलब इसी का ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में स्थापित कर दिया गया। और तो वहाँ पे मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ये अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? वेमस चंद्र बनर्जी थे। और सदस्य तब के इसमें कितने थे? तो फर्स्ट वाला अधिवेशन 1885 में हुआ था, उसका सदस्य ओनली 72 थे, 72 सदस्य थे इस अधिवेशन में। चलिए अब हम अगले अपने अधिवेशन को देखते हैं। हमारा अगला अधिवेशन है सेकेंड, जो कि 1886 85-86 में हुआ। ठीक है, 85 में पहला हो गया, 86 में दूसरा हुआ, और दूसरा कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन बने? तो इसमें दादा भाई नेहरू जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भीष्म पितामह भी इन्हें कहा जाता है, वृद्ध व्यक्ति भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ये सब पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, सुनने से ज़्यादा याद नहीं रहेगा, आप लोग अगर नोट डाउन कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, एक बार में फिर आपको याद आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दादा नेहरू भाई मतलब किन किन नामों से जाने जाते हैं? तो दी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भीष्म पितामह, वृद्ध व्यक्ति, ये 3 नामों से ये जाना जाते हैं। दादा भाई नेहरू तो इनका नाम ही है। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी है, बहुत ही फेमस बुक, जिसका नाम है प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या? प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, और 1886 वाले में सदस्य थे 434। ठीक है, पहले में 72 थे, इसमें 434 हो गया। ये याद रखिएगा, मैं 2-3 का डाटा दूंगा, इसका सदस्य का याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर आ जाते हैं थर्ड वाला पे अपने। तो थर्ड वाला जो हुआ 1887 में हुआ, जो कि मद्रास में हुआ। ठीक है, और मद्रास में हुआ तो इनके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबवत। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। जब अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो यही बताइएगा कि 1887 में मद्रास के अधिवेशन में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। कौन? बदरुद्दीन तैयबत। सदस्य कितने थे इसमें? तो 607 थे। ठीक है, चौथा नंबर आ जाता है, चौथा जो अधिवेशन हम लोगों का हुआ वो हो जाता है 1888 में, इलाहाबाद में हुआ ये अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष प्रथम अंग्रेजी क्रिश्चियन अध्यक्ष थे। ठीक है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1888 में पहले अंग्रेजी क्रिश्चियन अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। इसका यूले, इनका जॉर्ज यूले नाम था। इसका ऐसे ही है, अगर आपको स्पेलिंग चाहिए तो बता देता हूँ, GEORGE, जॉयले यूले, YULE इनका स्पेलिंग है। ठीक है, और इसमें सदस्य कितने थे? तो इसमें सदस्य 1284 हो गए थे, 607 से डायरेक्ट दुगना हो गया था इसमें। ठीक है, क्योंकि आदमी जल्दी जल्दी अब संघ में जुड़ रहे थे सभी, मतलब तो 1200 इसका 48 था। फिर जो हुआ, अब इसके बाद और भी बहुत सारे हुए, डेली हर साल हुआ, लेकिन मैंने उन सबको मतलब इम्पोर्टेंट नहीं था तो नहीं लिया मैंने। अब डायरेक्ट मैं अब जो इम्पोर्टेंट लिया हूँ वो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए 1893 वाला है, जो कि 1893 में हुआ, लाहौर में हुआ। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें प्रथम अधिवेशन जिसमें शिक्षा की बात की गई थी, ये अधिवेशन पहला अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन, जिसमें भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने शिक्षा शिक्षा के ऊपर बात की थी कि शिक्षा चाहिए, मतलब ज़रूरी है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू जी थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ था मेनली, कारण सुन लीजिए तब याद रहेगा आपको। इसमें हुआ था सिविल परीक्षा, जैसे ICS, पहले अभी IAS हो गया, लेकिन पहले क्या था? ICS, इम्पेरियल सर्विस। ठीक है, जो कि भारत में नहीं होती थी, उसकी एग्ज़ाम देने के लिए आपको ब्रिटेन जाना पड़ता था। तो इसको यहीं पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए ये आंदोलन हुआ था और भारत में करवाए जाने की मांग की थी, जबकि ये पूरा
अभी नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे बातचीत चल रहा था। फिर आ जाता है अगला आपका अधिवेशन, जो कि 1896 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी, ठीक है। वंदे मातरम गीत, ये बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मुक्त, ये सब एडिशनल नॉलेज है, ये मैं आप लोगों को बता दूंगा, कोई नहीं। तो इसके रहीमतुल्ला सयानी थे, ठीक है। और वंदे मातरम के गीत यही बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद, बंकिम चंद्र चटर्जी के जो ये वंदे मातरम का गीत है, ये मतलब कहाँ से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ के से लिया गया है, ठीक है, वंदे मातरम का गीत। उसके बाद आ जाता है आपका अगला अधिवेशन, जो कि है 1901 वाला कलकत्ता अधिवेशन। मैं आप लोगों के लिए मतलब सब मैं नहीं देना चाहता, इसीलिए मैं मतलब ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और प्लस सारा करके आपको कोई फ़ायदा भी नहीं है। अभी आपको कचरा नहीं पढ़ना है, बस आपको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ पूछना है, जो मोस्टली पूछे जाते हैं वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, उसी अधिवेशन। तो आप लोग बोर मत होइएगा, मैंने नोट्स बना रखी है, मैं एक एक चीज़ आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अध्यक्ष इसके कौन है? तो 1901 में जो हुआ, 1901 में हुआ कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष है दिनेश वाचा, ठीक है। गांधी जी पहली बार इसमें शामिल हुए थे। गांधी जी सोचिए इतने दिन से नहीं शामिल थे, 1901 में गांधी जी ने पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ था, पहली बार। ये भी क्वेश्चन आया था, सब हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा आप लोग, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है 1901 वाला। फिर अब हम लोग बात करते हैं 1905 अधिवेशन की, जो कि कहाँ पे हुआ था? तो बनारस में हुआ था, ठीक है। ये बनारस में हुआ था 1905 में। और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, जिन्हें विपक्षी नेता की उपाधि दी गई है, ठीक है। विपक्षी नेता की उपाधि किनका है? तो गोपाल चंद्र गोखले का, जो कि 1905 अधिवेशन में अध्यक्ष थे, ठीक है। और बंगाल का विभाजन 1905 में ही हुआ था, इससे रिलेट करके आप लोग याद रखिएगा। इधर ये हो रहा था, ठीक है, अधिवेशन हुआ था, उधर ये लोग अपना कर रहे थे ब्रिटेन वाले, ये लोग तो इंडियन वाले ये सब कर रहे हैं कि भाई हमको कैसे भी आज़ादी चाहिए, और वो लोग अपना काम कर रहे हैं कि हमको कैसे भी आज़ादी यहाँ पे नहीं करवाना है बस। तो यही 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करवाया था, इससे रिलेट कर लीजिएगा। थोड़ी बहुत एडिशनल नॉलेज जो मैंने नोट की है वो भी मैं बता रहा हूँ। चलिए 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है फिर से, और अध्यक्ष इसके फिर से दादा भाई नेहरूजी बनते हैं, ठीक है। इसमें एक प्रस्ताव पास किया जाता है, ठीक है, पारित किया जाता है, स्वराज, इंडिपेंडेंस, स्वराज और शिक्षा, ये नारा होता है। और शब्द जो स्वराज का आया था, ये दयानंद सरस्वती के द्वारा पहली बार बोला गया था कि स्वराज हमें चाहिए। ये पहली बार किनके मुंह से बोला गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा बोला गया था, ठीक है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब ये भी प्रस्ताव लाया गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया जाए। तो 1907 में सूरत अधिवेशन फिर से होता है, इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो राम बिहारी बोस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी अधिवेशन में 1907 अधिवेशन, सूरत अधिवेशन में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हो गया था? तो दो दल में विभक्त हो गया था। कौन सा दल? तो नरम दल और गलम दल। नरम दल में कौन कौन थे? तो नरम दल में मेनली तीन थे, जिनका नाम राम बिहारी बोस, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नेहरूजी थे। और गरम दल में कौन थे? तो गरम दल में थे लाल बाल पाल, मतलब लाल से लाल राजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो ये हुआ था। और क्या आप लोग जानना चाहेंगे ये हुआ क्यों था? तो इसका रियल रीज़न ये है कि राम बिहारी बोस और लाला लाजपत राय में बहस हो गई थी, ठीक है, पहली बार में। और उसके बाद लाल लाजपत राय कहते हैं कि हमारा देश है, हम शासन चलाएंगे, यहाँ पे कोई दूसरा नहीं शासन चलाएगा, हम लोग मतलब मारेंगे, अगर वो लोग आएगा तो हम लोग विद्रोह करेंगे उसका, ऐसा करके मतलब किसी और से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे मतलब भारत में शासन चलाने के लिए। और राम बिहारी बोस कह रहे थे कि नहीं,
हम लोग उन लोगों के साथ ही मिलके अपना कामकाज किया जाए, तभी शायद से सुइटेबल रहेगा, अच्छा से चल पाएगा शासन। ये मतलब उन लोगों के पक्ष ही थे, ठीक है। तो इसीलिए ये लोगों ने कहा कि ठीक है चलो यार, आपसे हम लोग ये नहीं रहेंगे, हम लोग दूसरा दल बनाएंगे, ऐसे ऐसे। तो ऐसे ही नरम दल और गरम दल दोनों का हो गया, ठीक है। फिर अगला अधिवेशन होता है, इसलिए 1907 वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सूरत में हुआ था विभाजन इसका नरम दल और गरम दल में, ठीक है। और अब जो देखते हैं अपना नेक्स्ट अधिवेशन, जो कि है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष विशन नारायण दत्त थे, ठीक है। विशन नारायण दत्त थे। और पहली बार जनगण मन जो गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ, वो यहीं पे गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। ये गाना कैसे गया था, इसके लिए बहुत बड़ा एक वो भी है, स्टोरी है, मैं बताता हूँ आप लोगों को शॉर्ट में ही थोड़ा करके, ये आपको याद रहेगा ऐसा चीज़, ठीक है। तो लॉर्ड हुआ यह कि 1911 में कलकत्ता अधिवेशन के समय में लॉर्ड हर्डन द्वितीय के लिए 8 ब्रिटेन से संबंधित मतलब वो आए थे, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग आए थे, ठीक है। तो उनके स्वागत में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के जीजा जी थे, ठीक है, और उनके फ्रेंड थे, लॉर्ड हार्डिंग के फ्रेंड थे, ठीक है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को बोले यार वो आ रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा लिख दो गाना जिसको वो सुनकर प्रसन्न हो जाए। अब रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते, रविंद्रनाथ टैगोर जाके जल्दी जल्दी से एक गाना लिखा, मतलब जन गण मन इनके लिए, और इनके सामने 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गा के सुनाया जन गण मन। जन गण मन का आप अर्थ समझना चाहते हैं? तो जनगण मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता, इन्होंने जो लिखा है, ये कह रहे हैं लॉर्ड हार्डिंग के लिए कि हाँ आप जनगण मन अधिनायक जया है, और आप ही मतलब आप ही सब कुछ हो, और आप हमारे भाग्य विधाता हो, आपके ही करने से, मतलब इसका अर्थ आप डीपली अगर देखेंगे तो बहुत मतलब खराब वाला है कि हाँ भाई यार वो कैसे है यार, वो तो आगे शासन कर रहा है और भाग्य विधाता है, ऐसा ऐसा बता रहा है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, तो जन गण मन ऐसा हो गया। तो इससे बहुत, लेकिन जो भी हुआ था उस समय गांधी जी पूरा मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर पे फायर हो गए थे एकदम से। और इनको इसी गाना के लिए लॉर्ड हार्डिंग ने इनको बुलाया ब्रिटिश, और कहा कि मैं आपको नोबेल पुरस्कार दिलाऊंगा। और रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय, या फिर बोल लीजिए आप पहले एशिया के व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में जाके 2 साल बाद इनको नोबेल मिला था। तो ये भी आप याद रखिएगा, पहले नोबेल पाने वाले एशिया के या फिर भारत के, एशिया के पूछेगा नहीं, भारत के ही पूछेगा, तो आप कहें कौन है, तो पहला व्यक्ति जो कि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, ठीक है। और ये गाना जन गण मन के लिए नहीं दिया गया था, ये मतलब डर गए थे, गांधी जी ने धमका दिया था इन्हें, तो इसलिए ये कहा कि मतलब मुझे इस गाने के लिए नोबेल ना देके आप मुझे गीतांजलि भी उन्होंने ही लिखा है, तो उनके लिए आप नोबेल पुरस्कार दे। तो नाम आता है गीतांजलि का, गीतांजलि के लिए इन्हें जनगणना मिला था 1913 में। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन हम लोग देख लेते हैं 1916 में, जो कि लखनऊ अधिवेशन है, ठीक है। इनके अध्यक्ष थे अंबिका चंद्र मजूमदार, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल को फिर से बात उत करके सुलझा उलझा के फिर से एक कर दिया गया था। ये जो अंबिका चंद्र मजूमदार है ना, ये बहुत अच्छे आदमी थे, ठीक है। ये बहुत अच्छे आदमी थे, दोनों को कैसे भी करके फिर एक करवा दिए, और फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बार बहुत बड़ा मतलब यूनियन बन गया, ठीक है। प्रथम बार मुस्लिम लीग ने भी हिस्सा 1916 में ही लिया था, सोचिए। अब मुस्लिम लीग जो था वो पहली बार इसमें हिस्सा 1916 में लिया था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 1917 का, जो कि कलकत्ता अधिवेशन में हुआ, और इसके अध्यक्ष पहली महिला जो कि आयरलैंड से आई थी, ठीक है। तो ये एकदम याद रखिएगा, बहुत कोई गलती करता है मतलब इसमें, इसलिए बता रहा हूँ, आगे मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन। पहली महिला आयरलैंड की कौन बनी, तो डॉक्टर एनी बेसेंट बनी, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला डॉक्टर एनी बेसेंट, ठीक है। 1923 में दिल्ली
अधिवेशन हुआ, जिसमें कि विशेष अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद युवा अध्यक्ष, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल तक ये रहे थे, मतलब ठीक है 35 वर्ष तक, मतलब 35 वर्ष के पहले मतलब नौजवान अध्यक्ष मतलब चुने गए थे। पहले जो भी था सब मतलब उनका एज ज़्यादा था, और ये 35 वाले मतलब ये पहले थे, ठीक है। इतने नौजवान इससे पहले कोई नहीं आया था। उसके बाद और हम देखते हैं अपने अगले अधिवेशन की ओर, तो 1924 का आ जाता है, जो कि बेलगावा कर्नाटका में हुआ था, ठीक है। बेलगावा कर्नाटका में है, वहीं पे यह अधिवेशन हुआ था। और इसमें प्रथम एवं अंतिम बार महात्मा गांधी इसमें मतलब आके भाग लिए थे, ठीक है। अध्यक्ष बने थे, प्रथम और अंतिम बार अध्यक्ष बने थे। गांधी जी एक ही बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, और वही उनका पहला था और आखिरी था। तो विशेषता इसका क्या था? तो इसमें आके गांधी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया था। क्या किया था? तो जो कि बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव पास किया था, ठीक है। जबकि लगा दिया गया था बहुत पहले ही, मैंने बताया था पहले इसकी मतलब मांग हो चुकी थी, लेकिन 1924 में इसको पास कर दिया गया। कहा गया कि हाँ, आप सबको मिलेगा बेसिक एजुकेशन। इसीलिए गांधी जी को फादर ऑफ बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वो पूछ लेगा कि फादर ऑफ बेसिक एजुकेशन कौन है हमारे भारत के, तो महात्मा गांधी का नाम आता है। 1925 का कानपुर वाला अधिवेशन देख लेते हैं। इसके अध्यक्ष थे सरोजिनी नायडू, जो कि पहली भारतीय महिला थी। मैंने उसी टाइम बोला था, मैं आपको रीजन बताऊंगा। देखिए, पहली जो महिला बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो भारतीय नहीं थी, वो आयरलैंड की थी, जिनका नाम एनी बेसेंट था। और हमारी जो भारत की पहली अध्यक्ष बनी, तो वो 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू बनी थी, ठीक है। तो इसमें बहुत, जिसे सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल कोकिला कहा जाता है, ठीक है। लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण कोकिला कहा जाता है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। सरोजिनी नायडू को कोकिला कहा जाता है, नाइट एंगल, और लता मंगेशकर को स्वर्ण कोकिला कहा जाता है। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 1926 कलकत्ता अधिवेशन होता है, उसमें अध्यक्ष श्री निवास आयंकर होते हैं। और इसमें प्रस्ताव एक रखा जाता है कि खादी वस्त्र कार्यक्रम, मतलब क्योंकि अंग्रेजी मान नहीं रहे थे, तो ये लोग सोचे कि अब अंग्रेजी सामान का सब चीज़ का क्या विरोध करेंगे, नहीं पहनेंगे उसको, ठीक है, उसका नहीं खरीदारी करेंगे। तो इसलिए इन्होंने खादी वस्त्र को बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया। उसके बाद आ जाता है 1927 में मद्रास अधिवेशन, जो कि अध्यक्ष इसके होते हैं एम अंसारी आयंकर, ठीक है। और प्रस्ताव क्या पार होता है? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव के लिए ये लोग लागू करने के लिए बोलते हैं। और 1929 में लाहौर अधिवेशन में इसको लागू कर देते हैं, ठीक है। 1929 लाहौर अधिवेशन जो आता है, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल थे जब स्वराज को लागू किया गया था, ठीक है। और पूर्व स्वराज पूरा लागू किया गया। डेट कब किया गया? तो 2 जनवरी 1930 को स्वराज को कहा गया कि ये कार्यकारिणी समिति बैठक 2 जनवरी को बैठक हुई एक, और उसमें घोषणा हुआ कि 26 जनवरी आने वाले इस 26 जनवरी को 1930 को भारत पूर्ण स्वराज मनाएगा, यह घोषणा कर दिया। और वे मनाए, वे लोग झंडा फहराए पहली बार, और अपना ये किए, ठीक है। और 1931 की हम लोग अधिवेशन देख लेते हैं, जो कि कराची अधिवेशन कराची में हुआ था। अध्यक्ष इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, जो ये है 1931 कराची अधिवेशन। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें पहली बार मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का मांग हुआ था, ठीक है। और यह जो इसका ड्राफ्ट था वो किसने तैयार किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1938 में हरिपुरा सूरत अधिवेशन हुआ। हरिपुरा जो कि सूरत में है, वहाँ पे अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। फिर 1929 में त्रिपुरारी अधिवेशन होता है, त्रिपुरी। इसके अध्यक्ष होते हैं सुभाष चंद्र बोस, जो कि लगातार 2 बार अध्यक्ष बने रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, फिर 2 बार ये अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन दूसरी बार जब बनते हैं तो गांधी जी से थोड़ा बहस हो जाता है इनका कुछ किसी बात को लेके। तो 1929 में सुभाष चंद्र इस्तीफा दे देते हैं,
और कहते हैं कि मैं अब अपनी खुद की एक पार्टी खोलूँगा, मैं खुद का एक यूनियन खोलूँगा। तो इन्होंने खुद की एक पार्टी जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जिसे कहते हैं, वो इन्होंने खोली कोलकाता में। और जब ये सुभाष सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनकी जगह पे अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद 1937 में फतेहपुर अधिवेशन होती है, ठीक है। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। और यह प्रथम अधिवेशन है जो कि गांव में हुआ था। तो क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन कौन से गांव में हुआ है, तो यह 1937 का अधिवेशन जो कि फैजपुर में हुआ था, वह अधिवेशन गांव में हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं इम्पोर्टेंट वाला 1946 में 1946 जो कि मेरठ अधिवेशन है। इसमें अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो आचार्य JB कृपलानी बनते हैं, ठीक है। और 1947 में 15 अगस्त को अध्यक्ष यही रहते हैं। जब आज़ाद होता है भारत तो उस दिन कौन अध्यक्ष थे, तो आचार्य JB कृपलानी ही थे। फिर 1947 के नवंबर, जब अगस्त बीत जाता है तो नवंबर में अध्यक्ष नए बनते हैं जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। इसीलिए पहला अध्यक्ष किसे बोला जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता है। लेकिन जब आज़ाद हुआ था तो JB कृपलानी थे, ये बहुत आदमी को नहीं पता, इसलिए मैं इसको 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 1948 का आता है अधिवेशन जो कि जयपुर अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष पोटामिया सीतारामैया अध्यक्ष थे, पोटामिया सीतारामैया। और लाला लाजपत के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये सब याद रखिए मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ। लाला लाजपत के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो मैजिनी थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो चित्तरंजन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये 3 याद रखिएगा। और मैं आपसे यह दावा कर रहा हूँ कि इससे बाहर अगर अधिवेशन से कुछ नहीं पूछेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। मैं खुद एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और मैं खुद से ये नोट्स बनाया हूँ बहुत मेहनत से। मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि यार आप लोग भी कुछ अच्छे करें, क्योंकि सबका प्रॉब्लम है अभी। लॉकडाउन इतना यार बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। बस इस नाते अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर वगैरह कर देना यार।